नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जहां दुनिया के कई कोने आज करा रहे हैं। कहीं शहर रणभूमि है, कहीं जिंदगी को मानो ये कहा जाए चुनौती पर एक तरह से लाकर रखा है। मिसाइलें और ड्रोन की बरसात से हाहाकार है, चीख पुकार और फरियाद है। हर सांस जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बन चुकी है और वहीं दूसरी तरफ रण सज चुका है, बस मुनादी बाकी है। युद्धपोत हुंकार भर रहे हैं, मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, तोपें गरजने को बेकरार हैं, बस जुबान फिसलने की देर है और बारूदी बारिश शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आक्रमण होता है तो दुनिया हो जाती है खामोश। क्या दुनिया परमाणु जंग के मुहाने पर खड़ी है? ललकार, हुंकार और बढ़ती धमकियों के बीच में ग्लोबल माहौल बेहद खतरनाक हो चुका है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये 3 तस्वीरें 3 घटनाओं को दर्शाती है, लेकिन सवाल एक ही है, क्या अब युद्ध का अगला अध्याय एटम बम से लिखा जाएगा? जो पहली तस्वीर सामने आई वो IAEA की रिपोर्ट, वो सनसनी फैलाती है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास में इतनी समृद्ध यूरेनियम क्षमता है कि वो कई परमाणु हथियार एक साथ बना सकता है और बस कुछ ही कदम दूर है। हालांकि तेहरान बार बार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन रिपोर्ट्स जो कहती हैं वो इससे उलट है। पश्चिम दुनिया में उससे बेचैनी बढ़ गई है। दूसरी तस्वीर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की, जिसने अपने संभावित वारिस को सार्वजनिक मंच पर पेश किया। एक परमाणु ताकत का उत्तराधिकारी तय होना अमेरिका से लेकर दक्षिण कोरिया तक रणनीतिक हलकों में नई चिंता पैदा कर रहा है। और जो तीसरी तस्वीर आई वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना की यूक्रेन के शहरों पर जबरदस्त हमले तेज की है। ड्रोन और मिसाइलों की बारिश के बीच में ज़ेलेंस्की पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 अलग अलग मोर्चे हैं, लेकिन साझा डर, परमाणु टकराव का खतरा। दुनिया के ताकतवर देश हथियारों की भाषा बोल रहे हैं, कूटनीति कमजोर पड़ती नजर आती है। क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या आने वाले किसी बड़े विस्फोट की आहट? तो क्या दुनिया वाकई में परमाणु दौर की नई दहलीज पर खड़ी है? बताएंगे आपको। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर है ईरान से जुड़ी हुई। IAEA का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ईरान के पास में 400 किलो यूरेनियम मौजूद है। अब एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब ईरान पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि ईरान 12 परमाणु बम कभी भी बना सकता है, उसके पास में इतनी क्षमता है। जिस तरह से यूरेनियम संवर्धन ईरान के पास में है लगभग 450 किलो का, 450 किलो का यूरेनियम संवर्धन होना, यानी कि ये कहा जाए 60% से ज्यादा का हिस्सा। और यही चिंता न सिर्फ अमेरिका, पूरे पश्चिमी एशिया, पूरी दुनिया को है, क्योंकि 12 परमाणु बम इतने यूरेनियम संवर्धन में कभी भी ईरान तैयार कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। आइए आपको बताते हैं कि IAEA का खुलासा क्या है और आखिर क्या क्या उसमें कहा गया जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहाँ पर अब जानकारी है कि ईरान के पास में जितनी क्षमता है उसमें 12 एटम बम बनाए जा सकते हैं। ईरान के पास में 400 किलो यूरेनियम मौजूद है, 440 किलो के आसपास की इसकी क्षमता बताई जाती है और कहा जाता है कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है ईरान के पास में। ये IAEA की रिपोर्ट ने खुलासा किया। अब इतनी बड़ी मात्रा में अगर यूरेनियम मौजूद है तो इसका मतलब ये कि ईरान कम से कम 12 परमाणु बम बनाने में सक्षम है, जो उसकी क्षमता है अभी उसके अनुसार। अब नातांज हो, फोर्दो प्लांट हो, यहाँ पर यूरेनियम मौजूद है। अमेरिकी हमले के बावजूद यूरेनियम सुरक्षित है। पिछले साल जो मिडनाइट हैमर को अंजाम अमेरिका ने दिया उसमें काफी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद इतना यूरेनियम संवर्धन है अभी भी ईरान के पास में। परमाणु प्लांट्स के बीच में बताया जाता है यूरेनियम बचे रह गए हैं। ईरान को रोकने में अमेरिका और इजराइल लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि ना ईरान चाहता है कि ना अमेरिका चाहता है कि ईरान मजबूत हो, ना ही इजराइल चाहता है। अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है यूएस के उपराष्ट्रपति JD वेंस से जुड़ी हुई। तो
बड़ी तस्वीर जो ईरान की चिंता बढ़ा सकता है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे हैं आर्मेनिया दौरे पर। जी हां, आर्मेनिया दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वो आर्मेनिया जो कभी रूस का बड़ा खास होता था, ईरान का बड़ा खास माना जाता था, वो आर्मेनिया जो ईरान से बेहद नजदीक है, ये कहा जाए सबसे नजदीक है। अब उस आर्मेनिया में पहुंचे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ईरान में हलचल तेज हो गई उनके इस दौरे को लेकर। ईरान की सीमा से सटा देश आर्मेनिया, बताया जाता है कि आर्मेनिया और ईरान के बीच में मात्र 44 किलोमीटर की सीमा है। आर्मेनिया को एक वक्त में रूस का करीबी माना जाता था, लेकिन पिछले साल अमेरिका ने उसे अपने पाले में कर लिया। और अब जेडी वेंस ने जब ये दौरा किया तो नए सिरे से सवाल और नए सिरे से समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब जेडी वेंस यहाँ पर पहुंचे तो यूं ही नहीं पहुंचे, काफी कुछ लेकर पहुंचे, जिसमें उम्मीदें भी थी, जिसमें सौगातें भी थी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका की एक बहुत बड़ी तैयारी का खुलासा, वर्ल्ड ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर क्या है? जानकारी है, B-52 बॉम्बर से में परमाणु हथियार लगाएगा और न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस करेगा बॉम्बर। ये जानकारी सामने आई है। आप ये मान के चलिए, मिनिटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की तैयारी एक तरह से अमेरिका कर रहा है। ईरान के खिलाफ ये बड़ी तैयारी अमेरिका की कही जा सकती है, क्योंकि अब B-52 बॉम्बर में परमाणु हथियार अमेरिका लगाने वाला है। न्यूक्लियर मिसाइल से अब अपने बॉम्बर्स को तैयार करेगा। मिनिटमैन 3 अपने आप में पहले से ही बड़ा ताकतवर माना जाता है और उस मिनिटमैन 3 में न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वॉल्व करने जा रहा है अमेरिका, जो कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अमेरिका ईरान को किसी भी तरह की मोहलत देने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आता, फिर चाहे वो परमाणु बम ही क्यों ना फोड़ना पड़ जाए, ये कहा जा रहा है। आइए समझते हैं जरा। दरअसल B-52 बॉम्बर को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। अब न्यूक्लियर मिसाइल से बॉम्बर लैस किए जाएंगे। समझिए, न्यूक्लियर मिसाइल मिनिटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड अब अमेरिका तैयार करेगा। अमेरिका के पास में अभी करीब 76 B-52 बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने किया। वहीं 30 B-52 बॉम्बर्स परमाणु हमला करने में सक्षम है। समझिए, 76 में से 30 परमाणु हमला करने में सक्षम है, जिन पर ये वॉरहेड लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मिनिटमैन 3 मिसाइल की बात करें तो अमेरिका के पास अभी 400 मिनिटमैन मिसाइलें हैं। और ये अपने आप में स्थिति बताने के लिए काफी है कि ईरान और अमेरिका के बीच में अगर बातचीत के माध्यम से स्थिति नहीं सुलझी तो क्या हालात होंगे। अब मिडिल ईस्ट में हालात संगीन हैं। एक तरफ हथियारों की तैयारी तेज है, मिसाइलें अलर्ट पर हैं, फौजें मुस्तैद हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी रणनीति भी लगभग तय मानी जा रही है। सियासी बयान अब चेतावनी में बदल चुके हैं। कूटनीति की खिड़की छोटी होती जा रही है और टकराव की आहट तेज सुनाई देती है। Good morning and welcome to the War Department. मिडल ईस्ट में हालात बेहद संगीन होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। जुबानी जंग अब असलहों की नुमाइश में बदलती नजर आ रही है। समंदर में जंगी जहाज, फिजा में लड़ाकू तैयारे और जमीन पर मिसाइलें तैयार हैं। क्या दुनिया एक नई जंग के दहाने पर खड़ी है? तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका ने ईरान के करीब समुद्री इलाकों में अपने वॉरशिप्स तैनात कर रखे हैं। हर रोज नई बयानबाजी, हर लफ्ज में सख्ती। ऐसा लग रहा है कि कूटनीति की जगह अब ताकत की जुबान बोल रही है। वाशिंगटन में हुई अहम मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक को बहुत अच्छी करार दिया, लेकिन इसके साथ ही तेहरान को सख्त पैगाम भी दे दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान बातचीत पर राजी नहीं होता तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। ट्रंप ने मिडनाइट हैमर का हवाला भी दिया, यानी वो ऑपरेशन जिसकी याद दिलाकर ये जताया जाता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे हटने वाला नहीं।
मैसेज बिल्कुल क्लियर है, या तो डील करो या फिर दबाव झेलो। नेतन्याहू ने भी अपनी पोजीशन साफ कर दी है। उनका कहना है कि कोई भी समझौता सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक महदूद नहीं होना चाहिए। इजराइल चाहता है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी डील का हिस्सा बने और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों पर भी लगाम लगे। नेतन्याहू ने यह भी इशारा कर दिया कि उन्हें किसी समझौते की कामयाबी पर ज्यादा यकीन नहीं, लेकिन ईरान ने भी दो टूक कह दिया कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। न्यूक्लियर मसले पर बात मुमकिन है, लेकिन मुल्क के अंदरूनी मामलों में किसी किस्म की दखलंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं। यानी शर्तें इतनी सख्त है कि रास्ता बेहद तंग होता नजर आ रहा है। इस वक्त हालात ये है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। ना वाशिंगटन झुकने को तैयार है, न तेहरान पीछे हटने को राजी है, और इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। दुनिया की निगाहें अब इस टकराव पर टिकी हैं। क्या बातचीत आखिरी रास्ता साबित होगी या फिर जंग की सायरन बजने वाली है? और इस बीच एक बड़ी खबर इजराइल और अमेरिका से जुड़ी हुई खामनेई की ट्रंप और नेतन्याहू को बड़ी चेतावनी नजर आती है। सीधे सीधे ईरान बड़ी चेतावनी दे रहा है ट्रंप और नेतन्याहू को। खामनेई ने चेतावनी दी, ईरान के आंतरिक मामलों से दूर रहें, प्रदर्शनकारियों को भड़काना बंद कर दें। ईरानियों के हौसले से दुश्मन निराश है, दुश्मनों की साजिश ईरान में कामयाब नहीं होने वाली, ये सीधे सीधे कहा है आयतुल्लाह अली खामनेई ने। अब खामनेई की ये बड़ी चेतावनी है। आप ये समझिए कि जिस बड़े प्रदर्शन को या फिर लोगों की नाराजगी को हथियार बनाने की कोशिश इजराइल और इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने की, अब उसी को लेकर सीधे सीधे ये कहा जाए कि अब उसी पर पलटवार कर दिया है खामनेई ने। उन्होंने कहा है कि ईरान के हौसले से दुश्मन निराश है और उसकी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारियों को भड़काना बंद करें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। इजराइल के खिलाफ ईरान की हिट लिस्ट नजर आती है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कई बड़े चेहरे हैं हिट लिस्ट में। जी हाँ, दरअसल ईरान ने बनाई है अपनी एक हिट लिस्ट और इस हिट लिस्ट में है इजराइल के कई बड़े चेहरे। पीएम नेतन्याहू भी ईरान के टारगेट पर है, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि मोसाद चीफ, इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स को भी वार्निंग दी गई है। और इतना ही नहीं बल्कि मौत की तारीख और वक्त भी तय कर दिया जाएगा, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। बाकायदा ईरानी टीवी ब्रॉडकास्टर के माध्यम से ये तस्वीर जारी की गई है और बाकायदा चेतावनी दी गई है। और इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं, ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है इजराइल का शीर्ष नेतृत्व, चाहे बात मोसाद चीफ हो, चाहे बात खुद नेतन्याहू हो या फिर यहाँ के तमाम अलग अलग मंत्री, वो है ईरान की बड़ी हिट लिस्ट में। अब तक इजराइल हिट लिस्ट बनाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। ईरान ने हिट लिस्ट बनाकर इजराइल को दहला दिया है। सवाल यह है कि हिट लिस्ट बनाई आखिर क्यों गई है और इस हिट लिस्ट में आखिर शामिल कौन कौन है, जान लीजिए। अब निशाने पर नेतन्याहू भी हैं। इस ईरानी लिस्ट में नंबर 1 पर जिसका नाम है वो है इजराइल के पीएम नेतन्याहू का। जी हाँ, नेतन्याहू नंबर 1 टारगेट है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कई बड़े अफसर भी हैं। टारगेट पर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ईरान के टारगेट पर मोसाद चीफ हैं डेविड बार्निया। इजराइल कॉट्स रक्षा मंत्री जो कि इजराइल के हैं, वो भी ईरान के हिट लिस्ट में शामिल हैं। इयाल जमीर जो कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ है। शलोमी बिंदर जो कि आईडीएफ इंटेलिजेंस डायरेक्टर है। यित्जाक कोहेन जो कि आईडीएफ ऑपरेशन डायरेक्टर चीफ है। ये सभी वो बड़े नाम हैं जो कि इजराइल का शीर्ष नेतृत्व रखते हैं और ईरान की हिट लिस्ट में है। अब देखिए मिडिल ईस्ट में
हालात चिंताजनक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक के बाद फिर से हलचल बहुत तेज हो चुकी है। ईरान अपनी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास में अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को मजबूत कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या तेहरान अपने परमाणु प्रोग्राम्स को अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचाने की तैयारी में है। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने हलचल मचा दी है। दावा किया गया कि ईरान 3 अहम न्यूक्लियर साइट्स के पास जमीन के नीचे मौजूद एक कॉम्प्लेक्स को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। ये एक्टिविटी ऐसे वक्त में हो रही है जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत भी जारी है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और कहानी बयां कर रही है। इन तस्वीरों का सबसे पहले अमेरिकी थिंक टैंक ने एनालिसिस किया। रिपोर्ट के मुताबिक माउंट कोलांग गाजला, जिसे पिपफैक्स माउंटेन भी कहा जाता है, पर टनल के एंट्रेंस को मजबूत किया जा रहा है। जमीन के नीचे कंक्रीट स्ट्रक्चर और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। ये गतिविधियां खास तौर पर 3 जगहों के आसपास देखी गई है: नतांज न्यूक्लियर और इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और पिकैक्स माउंटेन का अंडरग्राउंड इलाका है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि नतांज साइट पर रिपेयर और डिफेंस को मजबूत करने का काम जारी है, जबकि करीब 125 किलोमीटर दूर इस्फहान में भी निर्माण गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि यह अंडरग्राउंड फैसिलिटी शायद यूरेनियम इनरिचमेंट से जुड़े अहम इक्विपमेंट की हिफाजत के लिए डिजाइन की जा रही है। मुमकिन है कि सेंट्रीफ्यूज या जरूरी मशीनरी को जमीन के नीचे शिफ्ट किया जा रहा हो ताकि किसी भी एयर स्ट्राइक से बचाया जा सके। हालांकि इसका असली मकसद क्या है और ये पूरी तरह ऑपरेशनल है या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। याद दिला दें कि 22 जून 2025 को अमेरिकी बंकर बस्टर बमों ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ा हमला किया था। ट्रंप ने उस वक्त दावा किया था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने से महज 1 महीने दूर था और हमलों ने उसकी इनरिचमेंट कैपेसिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया। उस दौरान नतांज साइट पर हमला हुआ था, लेकिन पिकैक्स माउंटेन सीधा निशाना नहीं बनी थी। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पिछली तबाही से सबक लेकर अपने प्रोग्राम को और ज्यादा गहराई में ले जा रहा है? क्या ये अंडरग्राउंड किलेबंदी आने वाले संभावित हमलों का जवाब है? और ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है कि डील करो वरना युद्ध झेलो। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के वही शब्द, वही बोल और वही अंदाज नजर आता है। ईरान को परमाणु डील करनी ही होगी, ये बात स्पष्ट अब डोनाल्ड ट्रंप ने कही। डील नहीं तो नतीजा और भी ज्यादा भयावह होगा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हालात खराब नहीं करना चाहता है अगर ईरान, तो डील कर दी जाए। डील नहीं होने से हालात बदल जाएंगे और अगले 1 महीने में नतीजे निकलने की उम्मीद भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। परिणाम अगर नहीं निकले तो दबाव और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसी तरह की एक तरह से स्ट्रैटेजी अमेरिका की है ईरान को लेकर। अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने अपनी हवाई ढाल को और मजबूत करने की तैयारी कर ली। अगली पीढ़ी की इंटरसेप्टर मिसाइल एरोफोर्ट अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सुरक्षा अपग्रेड है या फिर जंग से पहले की तैयारी? इजराइल का नया इंटरसेप्टर सिस्टम एरो 4 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हवा में दिशा बदलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है।
यानी ऐसी मिसाइल जो रफ्तार में तेज और रास्ते में घुमाव लेकर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। एरो 4 शूट लुक शूट सिद्धांत पर काम करेगा। पहले इंटरसेप्ट, फिर तुरंत खतरे का आकलन और जरूरत पड़ी तो दूसरा बार। इस सिस्टम को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी मिलकर विकसित कर रहे हैं। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा तेजी से बढ़ रहा था। एरो 4 पुराने एरो 2 को रिप्लेस करेगा, जो लगभग 30 साल पुराना हो चुका है। यह सिस्टम वातावरण के अंदर भी काम कर सकता है और अंतरिक्ष में भी। इसमें एडवांस एआई सेंसर लगे होंगे जो असली खतरे और डिकॉय में फर्क कर सकेंगे। इजराइल का डिफेंस सिस्टम पहले से मल्टी लेयर्ड है। सबसे ऊपर एरो 3, मिड रेंज में डेविड सिलिंग और लोअर लेयर में आयरन डोम। एरो 4 इस पूरी ढाल का नया और ऊपरी हिस्सा बनेगा। यानी अगर दुश्मन ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी तो उसे हवा में ही खत्म करने की कोशिश होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एरो 4 महज एक डिफेंस अपग्रेड है या आने वाले किसी बड़े टकराव की आहट है। और इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ अब चीन भी खुलकर उतरता हुआ नजर आता है। इस समय की वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ चीन खुलकर आ गया है। यूएस के खिलाफ ईरान की चीन ने मदद की है। दरअसल ईरान के करीब चीन का कैरियर किलर पहुंच चुका है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बेहद नजदीक चीन का वॉरशिप बताया जाता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब अमेरिका के खिलाफ चीन भी खुलकर आ चुका है। ईरान का समर्थन करने के लिए यूएस के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है चीन। बताया जा रहा है कि चीन का एक कैरियर जिसका नाम किलर है, कैरियर किलर, वो ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बेहद नजदीक ये चीन का वॉरशिप नजर आता है। याद कीजिए, अब से कुछ दिन पहले भी ऐसी ही एक खबर सामने आई थी और कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से वॉरशिप है, उस वॉरशिप के नजदीक चीन का एक शिप नजर आता है और अमेरिका की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया था कि वो अमेरिका की निगरानी कर रहा है और चीन की मदद। इसी बीच एक और बड़ी खबर, तनाव के बीच में ईरान की मदद के लिए चीन लगातार बढ़ रहा है। किस तरह से अलग अलग स्तर पर बड़ी मदद की जा रही है। तनाव के बीच में ईरान की मदद लगातार चीन कर रहा है। चीन ने ईरान के लिए अब अपना वेपन भंडार एक तरह से खोल कर रख दिया है। वेपन भंडार में क्या है? ईरान को J-20 फाइटर जेट चीन देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ईरानी कमांडर को J-20 स्केल मॉडल भी सौंपा है। तो ये मान के चलिए, कभी सर्विलांस तो कभी अपने फाइटर जेट दे रहा है चीन। सीधे सीधे ईरान को, ईरानी कमांडर को J-20 स्केल मॉडल भी सौंप दिए गए हैं। अब अमेरिका और ईरान के तनाव में नया मोड़ आ गया, क्योंकि चीन खुलकर ईरान के साथ में खड़ा होता हुआ नजर आता है। दावा है कि बीजिंग तेहरान को एडवांस हथियार देने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी खबर तो J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की चर्चा तेज। क्या ये सीधा संदेश है अमेरिका के लिए?
रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान के लिए अपना वेपन स्टॉक खोल दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के करीबी चीन वॉरशिप की मौजूदगी ने हलचल बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन और अब यहाँ बढ़ती सैन्य गतिविधियां चीन का कैरियर किलर भी चर्चा में है, यानी ऐसी एंटी शिप मिसाइलें जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन ईरान को J-20 देने पर विचार कर सकता है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार से बचकर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम माना जाता है। हाल ही में एक ईरानी कमांडर को J-20 का स्केल मॉडल सौंपे जाने की खबरों ने अटकलों को और हवा दे दी है। J-20 की तुलना अक्सर अमेरिका के F-22 रैप्टर से की जाती है। चीन का दावा है कि J-20A वर्जन में बेहतर एवियोनिक्स, AESA रडार और लॉन्ग रेंज मिसाइल क्षमता है। अगर ये जेट ईरान को मिलते हैं तो मिडल ईस्ट की एयर बैलेंस पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या चीन वाकई इतना बड़ा कदम उठाएगा? ईरान पहले से ही अमेरिका प्रतिबंध का सामना कर रहा है। ऐसे में J-20 जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म का ट्रांसफर सिर्फ हथियार सौदा नहीं बल्कि रणनीतिक अलायंस का ऐलान होगा। इससे सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को होगी वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल की एयर सुपेरिटी अब तक क्षेत्र में मजबूत रही है। अगर ईरान के पास स्टेल्थ फाइटर आ गए तो इजराइल को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचनी पड़ेगी। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि J-20 का ट्रांसफर गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना, टाइमलाइन और असली डील की पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये सीधा अमेरिका चीन प्रॉक्सी टकराव जैसा होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी तक किसी आधिकारिक पुष्टि में J-20 की डिलीवरी की बात साफ नहीं हुई है। मॉडल सौंपना और असली फाइटर जेट ट्रांसफर होना दोनों में बड़ा फर्क होता है, लेकिन सियासी संदेश साफ है। बीजिंग मिडिल ईस्ट में अपना असर बढ़ा रहा है। और वाशिंगटन को खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। क्या चीन सच में ईरान की ढाल बनेगा? क्या J-20 मिडिल ईस्ट की हवा का संतुलन बदल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या अमेरिका और पश्चिम की दादागिरी को कम करने के लिए चीन ने ईरान को J-20 देने का प्लान किया है? दरअसल ईरान की ताकत बढ़ गई है, इसमें बार बार यही बात कही जा रही है और ईरान की खुलकर अब मदद करने के लिए चीन भी आगे आ चुका है। ईरान को चीन से बड़ी सैन्य मदद मिली है, ये बात भी इस दौरान कही जा रही है। ईरान को जल्द ही अब चीन का J-20 भी मिलने जा रहा है। वहीं ईरानी कमांडर को चीन ने दरअसल J-20 का स्केल मॉडल सौंपा है। अमेरिका और इजराइल को ईरान से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई है। J-20 चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। चीन ईरान के बीच 25 साल का सैन्य सहयोग समझौता हुआ है और कुछ दिनों में चीन के कई कार्गो एयरक्राफ्ट भी ईरान में उतरे हैं, ये भी बात इस दौरान कही गई। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आक्रमण में जान लीजिए। बड़ी खबर, ईरान को रूस से बड़ी मात्रा में वेपन सप्लाई की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल कैस्पियन सागर के रास्ते से रूस का विमान आया और ईरान की ओर रूस का कार्गो एयरक्राफ्ट भी पहुंचा। रूस से एयर डिफेंस सप्लाई की आशंका भी इस दौरान बढ़ गई। फ्लाइट रडार पर ट्रैक रूस का विमान यहां पर नजर आया है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये देखिए तस्वीर, ये किस तरह से यहाँ पर इस पूरे मिडिल ईस्ट के तनाव को दर्शाती है। ईरान को रूस से बड़ी मात्रा में वेपन सप्लाई हुआ और ये जो आपको बड़ी खेप नजर आ रही है, दरअसल ये इसी वेपन सप्लाई की है। कैस्पियन सागर के रास्ते ये रूस का विमान यहाँ पर पहुंचा था। रूस के माध्यम से एक बड़ी सैन्य ताकत ईरान को दी गई है। ईरान की ओर रूस का कार्गो एयरक्राफ्ट पहुंचा और रूस से एयर डिफेंस सप्लाई की भी जानकारी इस दौरान सामने आ रही है।
फ्लाइट रडार पर ट्रैक रूस का विमान बेसिकली ये था। इसी बीच चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आई है साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी के एक बड़े खुलासे से जुड़ी हुई। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग साउथ कोरिया की एक एजेंसी ने किम जोंग उन अपनी बेटी को अब ये कहा जाए कि अपनी गद्दी सौंप सकते हैं, ये जानकारी सामने आई है। किम जोंग उन की उत्तराधिकारी उनकी बेटी जुए बनने वाली है। नॉर्थ कोरिया में फरवरी के आखिर में ही दरअसल एक बड़ी बैठक जो है वो हो रही है और इसी बीच जानकारी ये है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं, अपनी पूरी सत्ता का, अपनी लेगेसी को संभालने का। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में कई अलग अलग मौकों पर किम जोंग उन की बेटी लगातार उनके साथ में मौजूद रही, हर जगह पर वो नजर आई। इसीलिए जिस तरह से पब्लिक अपीयरेंस अपनी बेटी की किम जोंग उन ने बढ़ाई, उसके बाद में बड़ी बातें कही गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किम जोंग उन जल्दबाजी में है या पूरी रणनीति के तहत अपनी वारिस को सामने लेकर आ रहे हैं? क्या ये किसी अंदरूनी दबाव का संकेत है या सत्ता को सुरक्षित रखने की सोची समझी चाल? इतनी कम उम्र में उत्तराधिकारी की तैयारी, क्या प्योंगयांग किसी अनिश्चित भविष्य को भाप रहा है या फिर ये किम परिवार की परंपरा ही है जहां सत्ता विरासत में ही सुरक्षित रहती है? क्या उत्तर कोरिया को मिल गई है अगली सुप्रीम लीडर? क्या किम जोंग उन ने तय कर लिया है अपना उत्तराधिकारी? और क्या पहली बार एक किशोरी लड़की बनेगी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और परमाणु ताकत वाले देश की कमांडर? साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सनसनीखेज दावा किया है किम जोंग उन की बेटी किम जू ए को अब आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी की तरह तैयार किया जा रहा है। तो क्या किम परिवार की सत्ता अब चौथी पीढ़ी में प्रवेश करने वाली है? नॉर्थ कोरिया, जहां सत्ता सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक वंश की विरासत है। किम इल सुंग, किम जोंग इल और अब किम जोंग उन, 3 पीढ़ियों से पैक्टू वंश का राज है। एक ऐसा कल्ट जहां नेता सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि लगभग देवता जैसी छवि रखते हैं। और अब इस वंश की चौथी कड़ी के रूप में उभर रहा है एक नाम, किम जू ए। 2022 में पहली बार दुनिया ने उन्हें देखा। किम जोंग यानी अपने पिता के साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के मौके पर। इसके बाद से हर बड़े सैन्य कार्यक्रम, हर अहम राजनीतिक आयोजन और यहां तक कि राष्ट्रीय स्मारकों पर श्रद्धांजलि के समय भी जू ए अपने पिता के साथ नजर आईं। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने उन्हें कहा कि प्यारी संतान, मार्गदर्शन देने वाली महान शख्सियत जैसे लक़ब से नवाजा। ये शब्द नॉर्थ कोरिया में यूं ही इस्तेमाल नहीं होते, ये संकेत हैं उत्तराधिकारी के। सियोल की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने ब्रीफिंग में कहा कि जू ए को अब स्पष्ट तौर पर उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। एक सांसद के मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों में उनकी बढ़ती मौजूदगी और प्रोटोकॉल में उनका ऊंचा स्थान इस आकलन का आधार है। यानी अब यह सिर्फ कयास नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत है। जनवरी में जू ए अपने पिता के साथ कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन पहुंची।
यही वो जगह है जहां किम इल सुंग और किम जोंग इल के पार्थिव शरीर रखे हैं। ये प्रतीकात्मक क्षण था, वंश परंपरा का सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। फरवरी के अंत में होने वाली बड़ी बैठक में विदेश नीति, युद्ध की तैयारी और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। एक्सपर्ट का मानना है कि यही जू-ए को वर्कर्स पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। लेकिन बात यह कि आखिर उत्तराधिकारी बनाए जाने के पीछे मंशा क्या है, ये भी बड़े सवाल हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर उत्तराधिकारी क्यों बनाई जा रही है। परिवार की दरअसल परंपरा है, इसमें कोई शक नहीं। उत्तर कोरिया में सत्ता हमेशा से ही किम परिवार के पास में ही रही है और इसमें कोई शक नहीं। अब अगली पीढ़ी को तैयार करने की तैयारी भी एक तरह से कही जा रही है और ये उसी तरह के संकेत माने जा रहे हैं जो एक तरह से स्वाभाविक भी नजर आते हैं। लेकिन अब सार्वजनिक उपस्थिति भी, जैसा हमने आपको बताया, पिछले कई मौकों पर नजर आई है। महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने पिता के साथ में ही वो नजर आती हैं। सिर्फ पारिवारिक कारण ही नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी ये देने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये एक शक्ति का प्रतीक है। मिसाइल परीक्षण और सैन्य आयोजनों में भी अब ये कहा जाए किम जोंग उन की बेटी की मौजूदगी, उनका जाना, ये भी अपने आप में शक्ति का प्रदर्शन है। संकेत उत्तर कोरिया की शक्ति और सेना से इसको एक तरह से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये वो बड़ी वजह है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर किम जोंग उन का संदेश क्या है जो वो संदेश देना चाहते हैं। दरअसल किम जोंग उन अपनी बेटी को लगातार हर जगह पर मौकों पर साथ में लेकर चलते हैं। बेटी को सामने लाकर आगे की प्लानिंग सेट की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है। वही देश की सत्ता आगे भी परिवार में ही रहेगी, ये भी क्लियर कट मैसेज है। विश्वास दिलाने की कोशिश है कि भविष्य में भी नेतृत्व पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेत देना कि परिवार मजबूत है। आने वाले दशकों तक किम परिवार पर ही एक तरह से कब्जा रहेगा, ये भी तमाम बड़ी बातें कही जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल ये, आखिर क्यों एक बेटी नॉर्थ कोरिया जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिला नेतृत्व असामान्य है? क्या किम जोंग उन परंपराओं को तोड़ रहे हैं या फिर सत्ता को परिवार के भीतर ही वो सुरक्षित रखने की रणनीति है? दावा है कि जू-ए को सामने लाना सत्ता हस्तांतरण की लंबी तैयारी का हिस्सा हो सकता है, ताकि सेना, पार्टी और जनता धीरे धीरे उन्हें स्वीकार कर ले। और इसका मतलब सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं, नॉर्थ कोरिया एक परमाणु शक्ति है। उसके फैसले एशिया ही नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। अगर जू-ए भविष्य की सुप्रीम लीडर बनती है तो क्या वे अपने दादा और अपने पिता की तरह कठोर और आक्रामक नीति अपनाएंगी? क्या किम जू-ए भी अपने पिता की राह पर चलेंगी?
क्या नॉर्थ कोरिया में तानाशाही की चौथी पीढ़ी शुरू होने वाली है? किम इल सुंग से लेकर किम जोंग उन तक सत्ता परिवार के भीतर रही और देश दुनिया से लगभग कटा रहा। अब सवाल है, क्या जुए भी वही कठोर सैन्य नीति, वही परमाणु शक्ति का प्रदर्शन और वही सख्त नियंत्रण जारी रखेंगी? या फिर एक नई सोच के साथ नॉर्थ कोरिया को आर्थिक ताकत बनाने की कोशिश करेंगी? याद रखिए, उनकी सार्वजनिक छवि अब तक मिसाइल लॉन्च और सैन्य परेड के बीच ही गड़ी गई है। संकेत यही बताते हैं कि सेना और परमाणु कार्यक्रम सत्ता का केंद्र बने रहेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है, हर नई पीढ़ी अपने साथ बदलाव की संभावना भी लाती है। तो क्या जुए सन की फैसलों की विरासत संभालेंगी या बंद दरवाजे वाले देश को नई दिशा देंगी? दुनिया की निगाहें अब प्योंगयांग की अगली चाल पर टिकी हैं। तो क्या किम जोंग उन वंश की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या किम जो ए दुनिया की सबसे कम उम्र की परमाणु शक्ति प्रमुख बनेंगी? फिलहाल संकेत साफ है, किम साम्राज्य खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अगली पीढ़ी में प्रवेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो किम जोंग उन की उत्तराधिकारी उनकी बेटी जुए बनने जा रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्या किम जोंग उन जुए की राह इतनी ज्यादा आसान होगी जितना सुनने में लगता है? अब उत्तराधिकारी बनने का रास्ता आसान नहीं है, ये भी जानकार कहते हैं। अब उत्तर कोरिया का समाज दरअसल परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान हमेशा से रहा है। किसी महिला नेता को स्वीकार कर पाना ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। शासन की जिम्मेदारी संभालना व्यवहारिक रूप से असंभव नजर आता है और लंबी तैयारी और राजनीतिक प्रशिक्षण मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या इतना वक्त है जुए के पास में और क्या इसके लिए तैयार है वो, ये देखने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन जंग की, वॉर ब्रेकिंग की। तो बड़ी खबर जंग के मैदान से, यूक्रेन से बड़ी खबर आई है। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने खास मिशन को अंजाम दिया। यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अब रूस की सेना की नजर आती है। ड्रोन की फायरिंग, पोजीशन और जवानों पर अटैक लगातार जारी है और यही रणनीति अब रूस की नजर आती है। इसी रणनीति के तहत यूक्रेन पर हमले बोले जा रहे हैं। यूक्रेन से बड़ी खबर यह आई कि ज़ैपोरिज़िया में रूस ने खास मिशन को अंजाम दिया। रणनीति है यूक्रेन की सेना को टारगेट करने की, सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की, और यही वजह है कि ड्रोन के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से पोजीशन और जवानों पर अटैक लगातार रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई है, वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई। रूस ने यूक्रेन पर किया है ताबड़तोड़ अटैक। तो बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक किए। रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। कैसे हमले हुए उसकी जीती जागती तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें लगातार ड्रोन से बड़े हमले कर रहा है रूस, और आसमान में अचानक से धुएं का गुबार नजर आता है। और ये जो धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं, दरअसल ये रूस की तरफ से किए जा रहे हमलों की ही तस्वीर है। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक रूस की तरफ से किए गए। बीते 24 से 48 घंटों के अंदर रूस ने 219 ड्रोन दागे, 24 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, और इसी की तस्वीरें लगातार सामने आई। इसी बीच एक और बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग, बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है सेना का बड़ा हमला है ज़ैपोरिज़िया में।
रूसी सेना ने बड़े हमले को अंजाम दिया और यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर सीधे बड़ा अटैक किया है। बड़े अटैक में एक होवित्जर तोप से रूस ने इस हमले को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा भी इस दौरान रूस की तरफ से किया जा रहा है और यही रणनीति है लगातार अब रूस चाहता है कि यूक्रेन की सैन्य ताकत को कमजोर किया जाए और इसी रणनीति के तहत यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। जंग की आग एक बार फिर भड़क उठी है। रूस ने यूक्रेन के अहम बंदरगाह शहर ओडेसा पर भीषण हमला किया। रिहायशी इमारतें, बिजली ग्रिड और पानी सप्लाई के संयंत्र सब निशाने पर हैं। हमले के बाद करीब 3 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। रात के सन्नाटों को धमाकों ने चीर दिया। उड़ीसा के आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बिजली का बड़ा हिस्सा ठप हो गया है और शहर के पानी सप्लाई प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। हमले में कई शख्स घायल हुए, लेकिन असली मार झेल रहे वो लाखों लोग जो अब अंधेरे और पानी की किल्लत में जिंदगी गुजार रहे हैं। ओडिशा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि यूक्रेन की समुद्री लाइफलाइन है। ब्लैक सी के किनारे बसा ये शहर अनाज निर्यात और सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम है। रूस पहले भी यहाँ के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता रहा है, लेकिन इस बार हमला सीधे शहर की बुनियादी जरूरतों पर है। सवाल उठता है कि क्या यह हमला सिर्फ सैन्य दबाव बनाने के लिए था या फिर नागरिक ढांचे को तोड़कर मनोबल गिराने की कोशिश। यूक्रेन का आरोप है कि रूस जानबूझकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है ताकि आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बन जाए। वही मॉस्को की ओर से अक्सर कहा जाता है कि हमले सैन्य ठिकानों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर होते हैं। हमले के बाद उड़ीसा के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। करीब 3 लाख लोग बिना बिजली के हैं। पानी सप्लाई अब भी बाधित है। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और पावर लाइनों को बहाल करने में जुटी हैं, लेकिन हालात सामान्य होने में वक्त लग सकता है। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन हमले अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस पर ताजा अटैक बताता है कि फ्रंट लाइन से दूर बसे शहर भी सुरक्षित नहीं हैं। रिहायशी इमारतें खामोश हैं, सड़कें सुनसान और लाखों लोग अंधेरे में। जंग का सबसे बड़ा बोझ एक बार फिर आम नागरिक उठा रहे हैं। उड़ीसा की ये तस्वीर दुनिया को याद दिलाती है कि युद्ध की असली कीमत कौन चुकाता है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी खबर आक्रमण की, वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी तैयारी। दरअसल रूस के रक्षा मंत्री ने फ्रंटलाइन दौरा किया है। कमांड पोस्ट पर रक्षा मंत्री आंद्रेई पहुंचे और बाकायदा यहां पर उन्होंने एक बैठक की। युद्ध बैटल ग्रुप की कमांड पोस्ट में ये बैठक की गई। रूसी सेना की रणनीति पर कमांडर से बाकायदा बातचीत की गई है
और इस बातचीत के जरिए आने वाले वक्त की रणनीति तैयार की गई। उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि रूस किस तरह से बड़े हमले की और बड़ी रणनीति की तैयारी यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। अब वहीं ज़ैपोरिज़िया में रूस का खास मिशन तेज हो गया है। ड्रोन हमले, होवित्ज़र तोपों की गर्जना और कमांड पोस्ट पर सीधा वार। क्या पुतिन की सेना अब पूरे यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है? ज़ापोरिज़िया सेक्टर में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। दावा है कि यूक्रेनी कमांड पोस्ट को निशाना बनाया गया। ड्रोन की मदद से पहले फायरिंग पोजीशन को ट्रैक किया गया और फिर तोपों से जबरदस्त गोलीबारी की गई। रूस का कहना है कि इस हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलुसोव ने फ्रंटलाइन का दौरा भी किया। उन्होंने बैटल ग्रुप की कमांड पोस्ट में बैठक की और जमीनी हालात का जायजा लिया। कमांडरों के साथ रणनीति पर चर्चा की गई, जिससे साफ संकेत मिलता है कि मॉस्को इस सेक्टर को बेहद अहम मान रहा है। ज़ैपोरिज़िया इलाका सिर्फ एक और फ्रंट नहीं बल्कि दक्षिणी यूक्रेन का रणनीतिक दरवाजा है। अगर यहाँ रूस बढ़त बना लेता है तो सप्लाई रूट और लॉजिस्टिक्स चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है। ड्रोन वारफेयर अब इस जंग का अहम हिस्सा बन चुका है। पहले निगरानी, फिर सटीक निशाना। खाने और ड्रोन का ये कॉम्बिनेशन यूक्रेनी पोजीशन पर लगातार दबाव बना रहा है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत डोनबास क्षेत्र में ऑपरेशन के नाम पर हुई थी, लेकिन अब तस्वीर कहीं बड़ी नजर आती है। रूसी सेना लगातार नए इलाकों में दबाव बना रही है। रूसी हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक महदूद नहीं रहे। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।